नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना है और प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों को उसके निस्तारण का निर्देश दिए हैं। को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। यहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी ध्यानपूर्वक समस्याओं को सुना है और फरियादियों की समस्याओं को सुनते ही उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द आश्वासन दिया गया कि उनकी जो भी समस्या है उनको जल्द ही उनका निवारण होगा। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जो तत्काल शिकायतों का निवारण किया गया है, कई शिकायतों का, और अधिकारियों को निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। नोएडा सेक्टर 39 थाना पुलिस और रेडियो रिसीवर यूनिट चोरी करने वाले बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। 6 अन्य बदमाशों को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। थाना सेक्टर 39 पुलिस बख्तवारपुर अंडरपास के सामने चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से 2 कारें आती दिखाई दी और पुलिस ने कारों को रोकने का इशारा किया। कार सवारों ने पुलिस को देखकर अपनी कारें बख्तवारपुर अंडरपास सर्विस रोड की तरफ मोड़ दी और वे कारों को भगाने का भी प्रयास करने लगे। वहीं पुलिस टीमों ने कारों का पीछा किया है। साथ ही हड़बड़ाहट में एक कार और बिना नंबर प्लेट के फुटओवर ब्रिज के सामने सर्विस रोड से पेड़ से टकरा गई और कार सवार व्यक्ति कार से उतरे और पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल भी हुए हैं और घायल बदमाशों की पहचान आबिद और फारूक के रूप में हुई है। दोनों ग्राम बछेड़ा कला, थाना कपूरपुर, हापुड़ के निवासी हैं। घायल बदमाशों के कब्जे से तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। जनपद गौतमबुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीपी के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी 1 के नेतृत्व में थाना 39 की पुलिस ने कल मुठभेड़ के दौरान 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं। उन्होंने अपना नाम आबिद और फारूक बताया है। ये लगातार आरआरयू जो यूनिट होती है उसकी चोरी करते थे। ये मुख्य रूप से दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद अन्य स्थानों पर चोरी करते थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में आरआरयू और अन्य चोरी के उपकरण बरामद हुए हैं। गाड़ी बरामद हुई है। गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान में पर्यटन विभाग की भूमिका और पर्यटन स्थलों पर इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए क्या विशेष पहल की गई है और उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में सरकार की प्रमुख योजनाएं क्या हैं? इस बारे में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की गई और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वो आपके साथ सोनिया चौहान और हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ चुके हैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। सर सबसे पहले सवाल मेरा है हर घर तिरंगा को लेकर। हर घर तिरंगा को लेकर पर्यटन विभाग की किस तरह काम कर रहा है और पर्यटन स्थलों पर हर घर तिरंगा को बढ़ाने के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही है? देखिए, विगत 2 वर्षों से हर घर तिरंगा अभियान में यूपी ने सर्वश्रेष्ठ देशभर प्रदर्शन किया। इस साल भी हमारा प्रयास होगा, क्योंकि हमारा संस्कृति विभाग इसका नोडल है। हम लोगों का प्रयास है कि पूरे प्रदेश में हर घर झंडा हो। इसके लिए सभी सामाजिक संगठनों से, सरकारी, गैर सरकारी सभी क्षेत्रों से अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा हम लोगों ने की है। इसके लिए जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि अपने स्तर पर जिले के सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, अन्य समाज सेवा करने वाले लोगों से, संस्थाओं से संपर्क करके ग्राम प्रधान से लेकर के नगर ग्राम सब, इसमें नगर विकास विभाग पूरी झंडों की व्यवस्था शहरों के लिए कर रहा है। गांव के लिए नगर पंचायत हमारा पंचायती राज विभाग का व्यवस्था कर रहा है।
और प्रयास ये है कि इस बार और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, हर घर तक तिरंगा दिखाई पड़े, ताकि एक जज्बा, एक जोश हमारे जिन लोगों की कुर्बानी और शहादतों के बाद, लंबे अंतराल के बाद हम लोग आजादी का जो जश्न मना रहे हैं, वो अगली पीढ़ी तक उसका संदेश, किस तरह कुर्बानियों के आधार पर हम लोगों को आजादी का दिन देखने को मिला, कितनी शहादतें हुई, उसको याद दिलाने का, देश के प्रति राष्ट्रीय भावना लोगों के दिलों में बसे, नई पीढ़ी तक आजादी के महत्व का संदेश जाए, तो उसका इतिहास भी जाए कि किन कारणों से, किन परिस्थितियों में हम लोगों ने लंबे समय तक भारत माँ को दास्तां की बेड़ियां झेलनी पड़ी। ये भी जहन में होना चाहिए नई पीढ़ी के। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इसी मध्य हम लोगों का प्रयास है कि 14 अगस्त को, 15 अगस्त हम अपना आजादी का जश्न मनाते हैं, तो 14 अगस्त को वो काला दिन भी था जब देश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान का उदय हुआ, भारत माँ के टुकड़े हुए, और उस समय धर्म के आधार पर ये बंटवारा भी था, धर्म के आधार पर जो सांप्रदायिक दंगे हुए, पाकिस्तान का जो हिस्सा बना उसमें हिंदुओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, अनाचार, अत्याचार, जनजाति संपत्तियों को लूटने का काम हुआ, उन सब चीजों को हम लोग 14 अगस्त के दिन भारत विभीषिका दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का काम कर रहे हैं। हमारा संस्कृति विभाग उस समय के इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में जितने भी उस समय के अखबारों की कतरियां और अन्य डॉक्यूमेंट है, उनकी प्रदर्शनी हर जिला मुख्यालय पर लगाने का काम करता है। इस साल भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारी नई पीढ़ी को उन स्थितियों, परिस्थितियों से रूबरू होने का, अवगत कराने का काम हो सके कि जो देश ने जो दंत झेला है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो जैसा कि डिजिटल तरीके की अगर बात की जाए तो डिजिटल तरीके पर किस तरह से पर्यटन विभाग अपना प्रमोट कर रहा है, किस तरह से, जैसे सोशल मीडिया के आजकल लोग दीवाने हैं तो सोशल मीडिया पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो पर्यटन विभाग किस तरह से डिजिटल पर किस तरह से प्रमोट कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो आध्यात्मिक, धार्मिक, प्राकृतिक, एडवेंचर से लेकर के सारी वो संभावना मौजूद है, प्रबल रूप से मौजूद है, प्रचुर रूप से मौजूद है, जहां पर्यटक को आकर्षित करने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश की ओर पर्यटक आकर्षित हो भी रहा है। उसका प्रमाण यह है कि 2017 में जब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या 2017 को ही अगर काउंट करें तो मात्र 23 करोड़ संख्या के आधार पर हम लोग तीसरे चौथे नंबर पर देश में आते थे। लेकिन आज यदि 2024 की ही बात करें तो दिसंबर तक हम लोगों ने 63 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने का काम 2024 में दिसंबर तक किया। लेकिन यदि कुंभ को 2025 में शामिल कर लेंगे तो ये संख्या 2025 की अरबों में पहुंचेगी, और देश में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र में हम लोग आवक में नंबर 1 पर टॉप पे खड़े हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। उसका मतलब ये है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने सबसे ज्यादा जरूरी चीज था, कोई पर्यटक तब उस स्टेट में पड़ जाता है जब उस पर्यटक को सुरक्षित वातावरण मिले, नंबर 2 रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन मिले, और तीसरा होता है कि उन डेस्टिनेशन जहां वो जा रहा हो, पर्यटन के जो भी पर्यटक जा रहा हो उसको बेसिक सुविधाएं मिल सके, उसको रहने की, खाने की, टहलने की, आराम करने की, पेयजल की। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश दंगों के लिए, अपराधियों के लिए, संगठित माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है कानून के राज के लिए। आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है ग्रोथ सिंगल हिंदुस्तान का बनने के लिए। आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है योगी राज के बुलडोजर वाले बाबा जी के रूप में, जब बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम हुआ, अपराधियों को ठिकाने लगाने का काम हुआ, उत्तर प्रदेश में कानून का राज। हर पर्यटक आगे खुद महसूस करता है कि जो उत्तर प्रदेश में आएगा वो संकोच रात में दिन में कहीं भी
पर्यटक की दृष्टि से घूमेगा टहलेगा तो कोई अपराधी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जहां लोग आना नहीं चाहते थे, आज पहली पसंद उत्तर प्रदेश बना है। हम लोगों ने कनेक्टिविटी के मामले में भी एक्सप्रेस वे का प्रदेश उत्तर प्रदेश बना। इन 8 सालों में 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी जबरदस्त तरीके से बढ़ी। अब तो शीघ्र ही जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और कार्गो पोर्ट भी बनेगा। ये बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश को होने जा रही है। हम लोगों की एक्सप्रेस वे का प्रदेश उत्तर प्रदेश बनने में सफल हुआ है। तो इस तरह कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज हम लोग सौभाग्यशाली और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां जो हमारा धार्मिक आध्यात्मिक पौराणिक कोई स्थल डेवलप करने का काम करोड़ों रुपए की लागत से वहां पर्यटन सुविधा विकसित करके उसको सौंदर्यीकरण करके और उसको कनेक्ट करने का काम न किया गया हो। जी बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की क्या कुछ योजनाएं हैं अभी पर्यटन स्थलों पर, किस तरह से बढ़ावा होगा, किस तरह से विकसित और चीजें की जाएंगी, क्योंकि लोग आकर्षित होंगे तो अभी जितना लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो और ज्यादा लोग आकर्षित होंगे उत्तर प्रदेश में आने के लिए, तो उसको लेकर सरकार की क्या कुछ योजनाएं? पूरे प्रदेश को हम लोगों ने विभिन्न सर्किट्स में बांटने का काम किया है। क्योंकि कोरोना काल के बाद लोग प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, प्राकृतिक स्थानों पर अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड बना करके उसके माध्यम से जो भी हमारे विभिन्न दुधवा नेचर पार्क और अन्य जो नेशनल पार्क है या प्राकृतिक स्थान है या वन विभाग के वो डेस्टिनेशन जहाँ हरियाली से भरपूर है, उन संसाधनों को इको टूरिज्म की दृष्टि से आकर्षित करने के लिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमने योजना बनाई है। एडवेंचर टूरिज्म शुरू किया है और टूरिस्टों को और बेहतर सुविधा मिल सके इसके लिए हमने होम स्टे से लेके 5 स्टार होटल तक जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है यूपी में उसको नई पर्यटन नीति दे करके पर्यटन नीति नई बनाई है, जिसमें 25% सब्सिडी और तमाम अन्य इंसेंटिव्स दे करके आकर्षित करने का काम किया है। यदि वो इन्वेस्टर महिला है या SC/ST को बिलोंग करते हैं तो उसको 30% मतलब एडिशनल 5% हम लोग सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। स्टैंप छूट और अन्य तमाम इंसेंटिव दे रहे हैं। तो तमाम इन्वेस्टर हमारे आए हैं। आज कहीं भी पर्यटक को ठहरने के लिए होम बहुत सस्ते वाले जो चाहते हैं तो जहां जाएंगे होम स्टे की सुविधा के साथ हम लोग होम स्टे को भी रजिस्टर करा रहे हैं। हम लोगों ने होटलों का जिस तरह स्टार फैसिलिटी भारत सरकार देती थी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, वो हम लोगों ने अपने स्तर से भी उसकी कैटेगरी को मानक बना करके यूपी पर्यटन में भी मानकीकरण अपने ओर से करने का काम किया है। इसमें गोल्ड सिल्वर और अन्य तरह की कैटेगरी देने का काम किया है जी। और आज तमाम संसाधन सुविधाएं जुटाने का काम पर्यटक को हो रहा है। हम लोग चाहे सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जितने भी भगवान राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली क्रीड़ास्थली उत्तर प्रदेश में, भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी हुई काशी उत्तर प्रदेश में, विंध्यवासिनी धाम उत्तर प्रदेश में, 86 करोड़ ऋषियों मुनियों तपस्वियों का तपोस्थली नैनीताल उत्तर प्रदेश में, गोरखनाथ जी का गोरख पीठ उत्तर प्रदेश में, पश्चिम से चलेंगे पूर्व तक अन्य अन्य तमाम जितने भी आध्यात्मिक तीर्थ स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में है। हर आदमी आज शांति के लिए इन तीर्थ स्थलों पर जाना पसंद करता है, अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के स्थानों को देखना पसंद करता है, आकर्षित हो रहे हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म पहाड़ की भी श्रृंखला है, तो हम एडवेंचर टूरिज्म नदियों के साथ जोड़ करके पहाड़ों को जोड़ करके एडवेंचर टूरिज्म भी शुरू कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी अन्य अन्य सर्किट्स हैं उन सब में बेहतरीन पर्यटन सुविधा देकर के नया आयाम के साथ नई खूबसूरती के साथ
नए अट्रैक्शन के बाद यूपी को बेहतरीन पर्यटन डेस्टिनेशन देने का काम कर रहा है। तो लोग आज भूल गए विदेश का दौरा, विदेश का सैर करना। तमाम पूरे देश भर के विदेश के तमाम मेहमान और पर्यटक जिनका घूमने में विश्वास है, पर्यटन करने में विश्वास है, वो उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहा है। और हमारा निश्चित रूप से विश्वास है कि आने वाले दिनों में और बेहतर परफॉर्म कर करके उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में पर्यटन एक बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा, बड़ा राजस्व अर्जित करने का काम करेगा। क्योंकि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला कोई क्षेत्र है तो पर्यटन है। इसलिए पर्यटन के लिए हम लोग तमाम संभावनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जी, जैसे कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहन भाई का जी पवित्र त्योहार रक्षाबंधन है। जी और इस त्योहार को लोग और बेहतरी के साथ मना पाए, सुविधा के साथ मना पाए। बहनें आर्थिक तंगी में कहीं आने जाने में थोड़ी कंजूसी महसूस करती थी। हमने 3 दिन के लिए, आज सुबह 6 बजे शुरू हो गया है, आगामी 3 दिन तक पूरे प्रदेश की रोडवेज की बसों को महिला और उसके साथ एक सहयात्री 2 लोगों के लिए निःशुल्क सुविधा देकर के एक नया अनुभव देने का प्रयास किया। इस त्योहार को बेहतरीन से मनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसको बड़ा एप्रिशिएट भी किया रहा है। और आदरणीय योगी जी के नई पहल को उत्तर प्रदेश के जन जन का समर्थन और आशीर्वाद भी मिल रहा है। सर, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। ओके, वेलकम। थैंक यू। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंगलोर मेट्रो फेज 2 परियोजना के तहत आरबी रोड से गोमा सभा तक येलो लाइन का उद्घाटन किया है। साथ ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को हरी झंडी दिखाई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ मेट्रो की सवारी की है। बिकॉज टाइम ओशन से होकर गुजरता है। सिद्धरामैया जी, केंद्र में मेरे सहयोगी मनोहर लाल खट्टर जी, एचडी कुमार स्वामी जी, अश्विनी वैष्णव जी, वी समन्ना जी, सुश्री शोभा जी, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी, कर्नाटक सरकार में मंत्री जी सुरेश जी, नेता विपक्ष आर अशोक जी, सांसद तेजस्वी सूर्या जी, डॉक्टर मंजुनाथ जी, एमएलए विजयेंद्र येडियुरप्पा जी और कर्नाटका के मेरे भाई और बहनों, कर्नाटका की धरती पर कदम रखते ही अपनापन सा महसूस होता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का प्यार और कन्नड़ा भाषा की मिठास
दिल को छू जाती है। सबसे पहले मैं बेंगलुरु शहर की अधिष्ठात्री देवी अन्नम्मा ताई के चरणों में प्रणाम करता हूं। सदियों पहले नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी ने बेंगलुरु शहर की नींव रखी थी। उन्होंने एक ऐसे शहर की संकल्पना की थी जो अपनी परंपराओं से भी जुड़ा हो और साथ ही प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छुए। बेंगलुरु ने अपने स्पिरिट को हमेशा जिया, हमेशा उसे सहज कर रखा और आज बेंगलुरु उस सपने को साकार कर रहा है। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है। एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है। एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है। बेंगलुरु की इस सक्सेस स्टोरी के पीछे अगर कोई है तो वो यहां के लोगों की, आप सबकी मेहनत और आप सबकी टैलेंट है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में अर्बन प्लानिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बेंगलुरु जैसे शहरों को हमें भविष्य के लिए भी तैयार करना है। बीते समय में बेंगलुरु के लिए भारत सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की गई हैं। आज इस अभियान को नई गति मिल रही है। आज बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का शुभारंभ हुआ है। मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी गई है। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत की सेवा शुरू हुई है। इससे बेलगावी के व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नागपुर से पुणे और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैं इन सभी प्रोजेक्ट के लिए वंदे भारत ट्रेनों के लिए बेंगलुरु, कर्नाटका और देश के लोगों को बहुत बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।